धन्यवाद। यूथ सम्मेलन मीरपुरा की इस पावन धरा पर हमारे बीच में यूथ आइकन के रूप में विराजमान भाई साहब ओम प्रकाश जी, डॉक्टर हरिराम जी। मैं ओम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही सरल, सहज, सौम्य और हर समय हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। आपने यहाँ पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसी के साथ में हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। आपका हार्दिक अभिनंदन। इन्हीं के साथ हमारे गांव के ही लब्ध प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे गांव के ही नहीं बल्कि संपूर्ण जोधपुर संभाग में इनका नाम है। इसके साथ साथ में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इनके पूरा हिंदुस्तान में नाम है। ऐसे शख्सियत डॉक्टर हरिराम जी ने समय निकालकर सहपत्नी हमारे बीच में पधारे। आपका सर आभार, अभिनंदन। मीरपुरा दर्पण के रूप में विराजमान समस्त गुरुजन जिन्होंने हमें पाला पोसा सींचा और इस लायक बनाया, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत। महिला शक्ति के रूप में हमारे बीच में विराजमान रामेश्वरी जी, शांति मैन और हमारे गांव की गौरव बेटियां, उनका भी हार्दिक स्वागत। वक्ताओं के रूप में बीरबल जी, शिक्षाविद राणाराम जी, जो जब से हम बचपन से हैं सर को हम सुनते आए हैं। आज आप ही हमारे गांव के और परिवार के सदस्य हैं। आपने भी समय निकालकर यहाँ पधारे। आपका भी सर स्वागत। प्रिंसिपल साहब रत्नाराम जी, गिरधारी जी, स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, हमारे बीच में हमारे गुरुजी माताराम जी ने कहा था, अरसा के पिताजी, उन्होंने कहा था कि भाई 2 आदमियों को बुलाना है। मैं हूँ तो आईजे को नहीं, पर 2 आदमी हम बुलाना है। एक तो बीरबल जी को कहो, तो बीरबल जी हमारे पहले से ही चिन्हित थे, और दूसरा लादू जी भादू का कहा कि राज्य स्तरीय पुरस्कार शिक्षक है और आप लादू जी भादू ने बुला लियो, भाई मेरे जड़ा ही जाए। मैं लादू जी भादू का भी सम्मान करना चाहूँगा। हमारे गांव के ही प्रतिष्ठित डॉक्टर सुखदेव, जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट है। मैं जैसे एक कहावत है कि अपने गांव के जैसे अपने घर के लोग होते हैं, उनको उनकी प्रतिभा के बारे में अपने को इतना आभास नहीं रहता है, या अपन उसको इतना रियलाइज नहीं करते हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर है, जिनको मैं जैसे पहले हरिराम जी का कहा, डॉक्टर सुखदेव जी का कहा, डॉक्टर मोहन जी, और हमारे गांव के प्रशासनिक अधिकारी छोटे भाई, जिन्होंने विभिन्न जैसे सेवाओं में अपनी सेवा देकर अब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजस्थान अकाउंट सर्विस में चयन के पश्चात में जिला कोषाधिकारी। बैठो आप, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके लिए है। वैसे बोलने का काम तो अधिकतर गुरुजनों का है, हमारे डॉक्टरों का काम वैसे कम ही है बोलने का। मैं आपको 5 मिनट ही समय लूंगा। आप बैठिए, आपके लिए यह कार्यक्रम है। और रिटायर्ड अय्यन बाप बेटे दोनों यहाँ पधारे, कमलेश भी अय्यन है और हेमाराम जी, और हमारे सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण राम जी, सीयूईटी विशेषज्ञ मनमोहन जी, कार्यक्रम अधिकारी, और रियली ये कार्यक्रम अधिकारी है, इनको इतना मतलब जैसे अदर देन एजुकेशन, जैसे अपने को जॉब कैसे मिले उसके बारे में अपने को बताया। ओम जी हमारे पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में मीडिया बंधु लूणाराम जी, मीरपुरा सम्मान के समस्त सेवारत राजकीय कर्मचारीगण, युवा शक्ति बहने, मातर शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कलाकार सदीक खान जी, उनकी पार्टी, बुजुर्गजन, जो प्रबुद्धजन हमारे बीच में विराजमान है, और समस्त ग्रामवासी, आपका मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस थीम को कि मीरपुरा के अंदर ये यूथ सम्मेलन करवाना है, जिनके दिमाग में पहली बार यह विचार आया, भाई रमेश, और
इसको ग्रुप के माध्यम से इसको अमली जाना पहुंचाने अमली जमा पहनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनके साथ में जो टीम है, विक्रम जी कड़वासरा, राजू जी तेजा जी मांझू, पीसी जी जाखड़, प्रकाश जी रामा जी फौजी साहब और गिरधारी जी इनके मेंटर के रूप में, और जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए अपना योगदान दिया, हनुमान जी, आसू जी, श्रवण जी और किशन सिंह जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने शिक्षा के बारे में अच्छी तरह से बता दिया, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर कि ये कार्यक्रम हमने क्यों किया। आप सभी को पता है कि शिक्षा से समृद्धि आती है, शिक्षा से रोजगार मिलता है, शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि अपन जैसे साइकिल सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं, जैसे तालाब में तैरना, वो अपन जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। एक बार साइकिल सीख ली तो जिंदगी भर वो साइकिल अपने को दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से अपन वर्चुअल एजुकेशन दे सकें, आपको मतलब रियल एजुकेशन दे सकें कि किस प्रकार से अपने को एजुकेशन लेनी है और अपने भविष्य के अंदर अपने को किस प्रकार से अपने को सक्सेस होना है और सफलतम जिंदगी किस प्रकार से निर्माण करनी है। इसके लिए आपके बीच में यूथ आइकॉन आए हैं। ये कम नहीं है। ये जो सेमिनार आयोजित हो रहा है ये मीरपुरा के छोटे से गांव में, ये जैसे ब्लॉक स्तर का नहीं, मैं तो कह रहा हूं इस तरह का महानगरों में नहीं होता है। और जो हम परिचर्चा जिस लेवल की कर रहे हैं उस लेवल की परिचर्चा है, वो वास्तव में प्रबुद्धजन, बहुत ही कम लोग जैसे प्रबुद्धजन होते हैं वो इस बारे में परिचर्चा करते हैं। तो हमने इसको धरातल पर लाने के लिए इस टीम ने ये जो प्रयास किया है तो ये निश्चित रूप से अपने लिए फायदेमंद रहेगा। शिक्षा वो प्रभावशाली शास्त्र है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अपन दुनिया में कितने अमीर लोगों को जानते हैं कि भाई जिसके पास में सबसे ज्यादा पैसे हैं, बहुत कम जानते होंगे, या जैसे 1-2 को जानते होंगे। उसके बाद में जैसे वो बिलियनर है, फिर मिलियनर है, अलग अलग है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जीरो का आविष्कार किसने किया, सबको पता होगा। या बल्ब का आविष्कार किसने किया, या अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था। तो उन्होंने अपनी शिक्षा से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अच्छी शिक्षा लें। और जैसे मनमोहन जी ने बताया सीवीटी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, जैसे क्लेट के बारे में, वैसे ही जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी हम जैसे वक्ता के रूप में बैठे हैं वो सभी अभाव में पढ़े हैं, वो समस्त सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययनरत रहे हैं। समस्त सरकारी विद्यालय में मैं कहना चाहूंगा कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैसे वीरपुरा ढाणी में हुई थी। जैसे गुरुजनों का नाम लिया, मैं मेरे गुरुजन स्वर्गीय रामकिशन जी कड़वासरा, उनके सानिध्य में हमने 5वीं तक की एजुकेशन ली। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई और गुरुजी के कई चेले शिष्य आज सरकारी सेवा में हैं या अपने सफल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा। उसके बाद में जैसे हम डिगांव गए, फिर अलग अलग एजुकेशन जैसे हमने अलग अलग जगह से ली, तो उसमें यही था कि जैसे अभी मीरपुरा के अंदर है कि स्टाफ की कमी है ना। तो स्टाफ की कमी उसको दूर अपन ग्रामीण जन भी नहीं कर सकते, वो तो सरकार का इश्यू है। लेकिन अपन उसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में 1 मिनट का समय लूंगा। जैसे एंड्रॉइड फोन है, अपन अपने पास में, सबके पास में, सबके घरों में फोन है। अपन उन फोन को मिसयूज करते हैं। जैसे मैडम ने बताया, छोटा बच्चा होता है, रोता है, तो अपन अब जैसे एकल परिवार हो गए, सास बहू साथ में रहती नहीं, तो अपन वो जैसे क्या करती है माँ कि उसको फोन दे देती है। वो बच्चा 1-2 साल का बच्चा वो रील देखता रहता है, उससे उनका मानसिक विकास होगा क्या? वो क्या ऐसा इंसान बनेगा जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं या माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा बने? तो आप उन बच्चों को फोन मत दे, एंड्रॉइड फोन उनको मत दे। लेकिन जो बच्चे जिनके माता पिता पढ़े हुए हैं, अधिकतर पढ़े हुए हैं, तो उस एंड्रॉइड फोन का यूज कैसे करें? आज का 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद में सब प्रकार के पाठ्यक्रम, सब प्रकार के यूनिट उस फोन के अंदर है।
आप उनका यूज कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए माता पिता उसके पास में बैठे। कोई जरूरी थोड़ी है गांव के 4,000 आप बाता करा, एक दूसरे की चुगली करा भी के फायदा यही है कि अपन उनके पास में बैठे, उनको ये एजुकेशन दें, उनको ये इस टाइप का। तो एंड्रॉइड फोन से मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने गुरुकुल में नहीं रखा। एकलव्य ने यह ठान लिया कि मुझे यह विद्या प्राप्त करनी है, तो उसने अपने गुरु का प्रतिमान बनाकर उसने वो धनुर्विद्या सीखी और एकलव्य कहलवाया। तो कहने का अर्थ है कि अपन एक गुरु के प्रतिरूप से कि इतनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो भी अपने गुरुजन हैं उनको आदर्श माने। और मेरा गुरुजन से भी निवेदन रहेगा कि गुरुजन और अभिभावक आदर्श रूप में प्रस्तुत आए। चाहे अपनी कोई एडिक्शन है, गलत आदतें हैं, तो सार्वजनिक रूप से उन आदतों का सेवन नहीं करके, करना भी नहीं चाहिए, नहीं कम से कम सार्वजनिक नहीं हो, ताकि अपने बच्चों के सामने अपना रूप है वो आदर्श रहना चाहिए। ऐसा ही मैं गुरुजन से भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके अलावा जैसे पुराने समय के अंदर गुरुकुल में गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को कहा कि शिष्य 2 साल के लिए मैं बाहर यात्रा पर जा रहा हूं, आपको आपकी परीक्षा के लिए मैं आपको एक काम सौंप रहा हूं, कार्य सौंप रहा हूं, उसको आपको निर्वहन करना है। और 2 साल के बाद में जब मैं वापस आऊं तो आपके कार्य से मुझे ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे शिष्य है जिन्होंने मैंने जो एजुकेशन दी है वो वास्तव में उन्होंने अर्जित की है। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को गेहूं के दाने दिए, एक को भी दिया, दूसरे को दिया। एक ने अपने गेहूं के दाने को डिब्बे में रखकर अपने कक्ष में ले गया, वहां उसकी रोज पूजा अर्चना, तिलक लगाना, आराधना करता था, ताकि उसके मन में नित्य काम में ये उसका भाव रहता था कि गुरुजी ने मुझे अमानत सौंपी है। तो गुरुजी वापस आए तब मुझे ये उलाहना नहीं मिले कि भी आपने इन गेहूं के दाने की प्रतिरक्षा नहीं की। मतलब गुरुजी ने कहा कि ये गेहूं के दाने आपको बढ़ाने हैं, तो गेहूं के दाने बढ़ाने की उसको परीक्षा ली। तो एक ने ये कार्य किया, दूसरे ने गेहूं के दाना लेकर अपने गांव गया, अपने पिताजी से कहा कि ये गेहूं के दाने मुझे गुरुजी ने सौंपे हैं। उन्होंने कहा इन गेहूं के दाने को बढ़ाना है। तो उसने अपने खेत में गेहूं के दाने को बो दिया। 2 साल तक वो नित्य कर्म इस तरह से करता रहा और उससे उसके गेहूं के दाने बढ़ गए। जब 2 साल पूरे हुए, गुरुजी वापस आए तो पहले शिष्य से पूछा, तो पहले शिष्य दौड़ता हुआ आया और वो जो डिब्बे के अंदर गेहूं थे उसको लाया कि गुरुजी मैं नित्य ये करता था। तो गुरुजी बड़े उदास हुए। गुरुजी उदास इसलिए हुए कि भाई आपको मैंने काम सौंपा था गेहूं के दाने बढ़ाने के लिए, आप तो उल्टे 2 साल के अंदर इसमें गुण गिर गए हैं, ये गेहूं के दाने कम हो गए हैं। दूसरे को कहा तो दूसरा ने कहा कि गुरुजी आप आ जाने का मुझे पता नहीं था, मैं मेरे पिताजी को संदेश भेजता हूँ और वो जो अनाज मेरे घर पे वो ले आएगा। तो उसके पिताजी को संदेश भेजा, तो उनके पिताजी ने वो बैलगाड़ी पे लाद कर गुरुजी के सामने लाए। गुरुजी बड़े प्रसन्नचित हुए। मतलब कहने का भाव ये है कि उन्होंने जो एजुकेशन ली, जो शिक्षा ली, उसको अपने आचरण में डाला, उसको अपने व्यवहार में डाला। तो आज जो ये कार्यक्रम है, आप यहाँ आए हो बेटा, आराम से बेटा इधर देखो, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये बच्चों के लिए, महिला शक्तियों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, ताकि ये जो ज्ञान है वो अपने आचरण में डालें, अपने व्यवहार में डालें, ताकि ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है इस सफल आयोजन तभी हो पाएगा जब इसको अपन व्यवहार में डालेंगे। जो भी जैसे अब मुझे कहें अब कि आपको मैं बच्चा जैसे स्टूडेंट बना दूं, अब जैसे मेरी उम्र के कई लोग हैं भाई जिनका जैसे इत्तेफाक से कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, किन्होंने जैसे बनना किसी को क्या था वो कुछ ही बन गए अलग, क्योंकि उस समय या अभी भी यही हाल है, अभी भी यही हाल है। तो वो टारगेट डिसाइड नहीं कर पाए।
अपन जो बच्चे हैं उनको इतना ज्ञान नहीं रहता है। जैसे बॉस हरिराम जी ने भी बताया कि अभिभावक है वो उनकी रुचि के अनुसार उनको काम सौंप देते हैं। जैसे बॉस ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया तो उन्होंने छठी क्लास में बॉस के साथ में गया और वो सर्जरी की स्किल थी तो उन्होंने सर्जन बना दिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बना दिया। तो ये टैलेंट थे, इन्होंने उस चीज़ को भांप लिया। अब अपन जैसे जैसे लोग हैं वो उसको भांप नहीं सकते हैं। तो बच्चे में जो रुचि है उसका आप लक्ष्य निर्धारित करिए। मैं कहना चाहूंगा कि सभी बोलिए कि लक्ष्य निर्धारित करें। बोलो आप, लक्ष्य निर्धारित करें। बोलो और बोलो, लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। दृढ़ रहे, दृढ़ रहे। अंत में आप बस, थैंक यू। अंत में मैं एक कविता के मार्फत कविता के माध्यम से मैं मेरे उद्बोधन को विराम दूंगा। यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, बिना कोशिश के जीत का इंतजार मत कर। जोश और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तू जीतने के लिए हार को स्वीकार मत कर। जिंदगी की चुनौतियों से ठनती है तो ठन जाए, जवानी में कुछ ऐसा करो कि एक कहानी बन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मीरपुरा।